प्यारे बच्चों, आज अध्ययन करेंगे पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने यह दर्शाना चाहा है कि आज का जो मशीनी युग बढ़ता जा रहा है और हाथ से जो काम करने वाली कारीगर हैं वो सब बेरोज़गार होते जा रहे हैं और साथ ही उनके जो पैतृक जो पूर्वजों के जो उनके उद्योग धंधे थे जो वो अपने हाथों से किया करते थे, मशीन युग आने के कारण वो सब समाप्त होते जा रहे हैं। तो इसी प्रसंग पर ये आधारित लेसन है। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो लेखक जब छोटा था तो अपने स्कूल की हर गर्मी की छुट्टियों में वह अपने ननिहाल यानी अपनी मामा के या नाना के पास जाया करता था और एक डेढ़ महीना रहकर वहाँ रहता था अपने ननिहाल में। और उस गांव में एक व्यक्ति था बदलू, जो उसे लाख की बनी हुई रंग बिरंगी गोलियां दिया करता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो लेखक के मामा के घर जाने का कारण यह था कि जो वहाँ जो बदलू काका था वह उन्हें रंग बिरंगी लाख की बनी हुई गोलियाँ देता था। तो गांव में बदलू सब उसे बदलू काका ही कहते थे, तो लेखक उसे बदलू मामा ना कहकर जैसे सब बच्चे उसे बदलू काका कहते थे तो लेखक भी उसको बदलू काका कहकर ही पुकारते थे। तो बदलू का जो मकान था वह गांव के कुछ ऊंचाई पर था और मकान के सामने एक बड़ा सा आंगन था जिसमें एक नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे वह अपना काम करता था और पास जो एक भट्टी होती थी जिसमें आग जलती रहती थी और वहाँ वो जो लाख थी उस लाख को उसमें गलाया करता था और विभिन्न प्रकार के लाख के बने हुए आभूषण बनाता था। कुछ गोल होते थे जिनको अलग अलग आकार से उन आभूषणों को बनाया करता था और विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ भी बनाया करता था और उनमें रंग चढ़ाया करता था। उन चूड़ियों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाया करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छी पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता मानो वह बेलन न होकर किसी वर वधू की कलाई हो। तो बदलू इस काम को हर रोज़ किया करता था। वह किसी मचिया पर बैठा रहता था। मचिया होती है चौकोर चारपाई टाइप की छोटी सी, उस पर बैठा रहता था और उसका एक
हुक्का था उसको पीता रहता था। और दिन दोपहर में वह उस नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ रहता था और लेखक दिन भर दोपहर में उस बदलू काका के साथ उसके साथ बैठा करता था। और जो बदलू था उन्हें लल्ला कहकर ही पुकारता था। और उन चूड़ियों को वह जब किसी की शादी या ब्याह हो जाता, शादी ब्याह बारात में उन चूड़ियों को बनाना स्टार्ट कर देता और उन्हें रंग बिरंगी आकार रंग बिरंगी चूड़ियाँ बना लिया करता था। बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो बदलू मनिहार था। मनिहार करता है चूड़ी बनाने वाला, जो उसका पैतृक पेशा भी था, जो उसके पूर्वज पैतृक करता है, जो उसके पूर्वज उसको उस काम को करते आ रहे हैं। तो वह वास्तव में सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाया करता था और गांव में जब वो चूड़ियाँ बनाता था इतनी सुंदर चूड़ियाँ बनाता था कि सभी लोग उसकी चूड़ियाँ खरीदा करते थे। और उसका जो उस समय जो तरीका होता था वस्तु विनिमय का अर्थ है कि एक सामान के बदले उसको दूसरा सामान देना। तो जैसे वह चूड़ियाँ दिया करता था तो लोग उसके बदले उसको अनाज दिया करते थे और उसके बदले उसको वह चूड़ियाँ बेचा करता था। तो शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था कि नहीं, मुफ्त कुछ लोग ऐसे ही उससे चूड़ियाँ ले जाया करते थे, लेकिन कभी वो मुफ्त में भी दिया करता था। लेकिन जब विवाह और शादी इस प्रकार से जो कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें वह जरूर कुछ ना कुछ जरूर लिया करता था। और ढेरों सारा अनाज हो गया या विभिन्न प्रकार के वस्त्र जो हो गए, लोग उसे दिया करते थे उस चूड़ियों के बदले। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उड़ता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। तो बदलू जो कांच की चूड़ियाँ हैं उससे बहुत चिढ़ता था और कभी कभी अगर किसी स्त्री के हाथों में उसे कांच की बनी हुई चूड़ियाँ दिख जाती तो उनसे वह कुड़ भी जाता था। कुड़ करते थोड़ा सा चिढ़ भी जाता था और उन्हें 2-4 बातें भी सुना दिया करता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, ना ला की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। तो बदलू
लेखक बदलू काका के साथ बैठा करता था और घंटों से बातें किया करता था। और कभी वो उनसे शहर के बारे में पूछ लिया करता था, तो कभी वो गांव के बारे में आपस में बात कर लिया करते थे। इस तरह उनकी बातचीत होती रहती थी। और लेखक जब खुश होता था तो खुशी इस बात की थी कि जो बदलू काका था उन्हें रंग बिरंगी लाख की बनी गोलियां दिया करता था, जिससे लेखक बहुत प्रसन्न हो जाता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिन तक मुझे बदलू का ध्यान आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव के लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और जिससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसके मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो लेखक जो है गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर अपने मामा के गांव जाया करता था, परंतु 2-3 बार ही वो अपने मामा के यहाँ गया होगा। और पिता की उसके लेखक के पिता के जो बदली यानी ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया और लंबे समय के बाद वो अपने मामा के गांव नहीं जा सके। और इसी बीच जो है लेखक की उम्र भी काफ़ी हो गई, अब वो बचपन के दौर से आगे गुजर गई। तो अचानक ऐसे ही उन्हें अपने मामा के गांव जाना पड़ा। तो गांव का जो दृश्य था उसने देखा सब कुछ यहाँ बदला बदला सा है, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका था। तो जो गांव की औरतें हैं वो अब कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थी, जो वो पहले लाख की चूड़ियाँ पहनती थी बदलू से खरीद कर, लेकिन वो अब कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी है। तो अचानक ऐसी एक घटना घट गई लेखक के साथ कि उनकी मामा की जो बेटी थी वो अचानक ऐसी फिसल कर गई, उसके हाथ पे जो कांच की छोटी छोटी चूड़ियाँ थी वो उनके हाथ पे बैठ गई। तो उसे देखकर अचानक लेखक को बदलू की याद आ गई कि एक बदलू काका भी थे जो इस प्रकार से चूड़ियाँ बनाया करते थे। तो उन्हें बदलू की याद आ गई, वह उनसे मिलने उनके घर चल दिए। तो वहाँ देखते हैं कि बदलू खाट पे ही लेटा हुआ है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और वह तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो लेखक बदलू काका के पास गया, उसे नमस्ते करता है और बदलू जो उसे नमस्ते लेता है कहता है नमस्ते भैया। तो लेखक उससे वो बदलू काका उसे पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि अब वो बड़े हो चुके हैं। तो लेखक खुद अपना परिचय देता है कि मैं हूँ जनार्दन काका। काका मैं जनार्दन हूँ, आपने मुझे पहचाना है, जो आपसे मैं छोटी छोटी गोलियां ले जाया करता था, शायद आपको याद होगा। तो बदलू को अचानक याद आ जाता है, हाँ वो पुरानी यादें उसे याद आ जाती है। तो लेखक को बुलाता है कि अरे लल्ला अच्छा बैठो, आ जाओ, बहुत दिनों बाद आप गांव आए हो, इधर कैसे आना हुआ, तो आ जाइए आप। तो उनको बिठा देता है, किसको, लेखक को।
कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। तो लेखक थोड़ी देर जब बदलू काका के पास बैठे रहे तो उन्हें नज़र दौड़ाई, इधर उधर देखा। तुरंत देखा पहले जैसी जो सब स्थिति बदल चुकी है। ना कहीं मछिया दिख रही है, ना उनकी भट्टी जलती हुई दिख रही है। सब बदला बदला सा नज़र आ रहा है। तो लेखक ने बदलू से पूछा कि बदलू काका, आजकल आप काम नहीं करते हो? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। तो लेखक जब पूछता है कि काका आजकल आप काम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें फिर बदलू काका उनको उत्तर देते, नहीं लल्ला, कई सालों से काम बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि अब लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं पहनता है, सब कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं। सब मशीन से बनी हुई जो कांच की चूड़ियाँ हैं उनको ही सब पसंद करते हैं। कहाँ मेरी ये हाथ की बनी हुई चूड़ियाँ सब पहनेंगे। और मशीनी युग आने के कारण जब जो मेरा व्यवसाय छिन चुका है, सभी लोग अब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। तो लेकिन अब लेखक ने कहा, कांच तो खतरनाक होता है काका, बड़ी जल्दी टूट जाता है, जिससे उसमें चोट लगने का भी खतरा होता है। तो बदलू काका वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो इसी बीच बातें करते करते वह खांसने लगते हैं, और लेखक मन ही मन सोच रहे हैं कि शायद अब उम्र भी हो चुकी है बदलू काका की, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, हो सकता है उन्हें दमा हो, उन्हें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो। तो इसी बीच बदलू काका उनकी समझ को भांप लेते हैं कि लेखक क्या सोच रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे दमा की शिकायत नहीं है, लेकिन यह ऐसी समय समय पर बीच बीच में कभी ऐसे खांसी हो जाती है। तो इस प्रकार से आपस में बातें कर रहे हैं। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो काका के अंतर्मन की जो पीड़ा थी, बदलू काका के मन की जो व्यथा थी, जो पीड़ा थी, जिसे वह लेखक के सामने प्रकट नहीं करना चाहते थे, लेखक उस व्यथा को समझ गया था। क्योंकि उनकी पीड़ा यह थी कि उनका कारोबार ठप हो चुका था, क्योंकि मशीनी युग ने अपना स्थान ले लिया था। अब मशीनी युग का आरंभ हो चुका था, और जो कारोबार लोग अपने हाथों से क्या करते थे, उन कार्यों को अब मशीन करने लगी थी, जिससे लोगों का व्यवसाय समाप्त हो चुका था। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, हरी रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो लेखक सोच ही रहे थे, और लेखक काका से पूछने लगा कि आम की फसल कैसी है काका। उन्होंने जो चूड़ियों का विषय था, जो व्यवसाय का विषय था, उसको बदल दिया। तो बदलू काका आम के विषय में बोलने लगे कि फसल इस बार अच्छी हुई है। और इसी बीच वो अपनी बेटी रज्जू को आवाज़ देते हैं कि बेटी रज्जू, लल्ला के लिए, लल्ला यानी लेखक जो है, उसके लिए आम लेके आ जाओ। तो लेखक मना करता है, नहीं काका, आम इस बार बहुत खाए हैं। लेकिन बदलू काका बोलता है कि तुम्हें जब तक आम नहीं खाए तब तक तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला?
2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वहाँ हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाल की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी।